हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे, ठीक है ना, और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग बेटा जिस तरीके से इस 11th क्लास के 4 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, आज हम 5वें चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और शुरुआत हमेशा ही ठीक ठाक होनी जरूरी है, क्योंकि शुरुआत अगर अच्छी होती है तो आपको यहीं से पता चलता है कि चैप्टर आगे कैसा हुआ, है ना। बहुत आसान चैप्टर है, और जो पहले पढ़ के कभी आए हैं क्लास 10th में, उसी को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलना है। बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लास 11 के बच्चों को एक बात मैं बता दूं पहले, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में गलतफहमी चलती रहती है। वो क्लास 11 के कोर्स को बहुत हल्के में लेके चलते हैं। हल्के में इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आपको देना है क्लास 12 में। वो कहेंगे चलो यार अब तो पास होने लायक मतलब चीजें पढ़ लो तो काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी इस बात को चाहे लिख लो आप, जिस बच्चे ने क्लास 11th के कोर्स को ढंग से नहीं करा ना, गणित के कोर्स को या जो भी अन्य विषय हैं उनके कोर्स को, ये तय है कि आपके 12वीं में नंबर नहीं आने के। क्योंकि 12वीं में नंबर अगर लाने तो ये एक बेस है। कक्षा 11 में आपको नंबर लाने का प्रेशर तो होता नहीं, लेकिन जो बच्चा कक्षा 11 में जितनी मेहनत करता है ना, उसी के नंबर रिफ्लेक्ट होते हैं, उसी के नंबर दिखाई देते हैं कक्षा 12 के अंदर, ठीक है। तो हर एक चैप्टर को आप कायदे से देखें और अच्छे से करें, ठीक है नहीं। और क्लास 12 में नंबर लाने की बात नहीं है, आपको जिंदगी में कुछ करना है या नहीं करना, ये डिसाइड कर लो पहले तो। अगर आपको कुछ जिंदगी में करना ना, तो फिर आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। और अगर कोई भी आपको एग्जाम निकालना, आप इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं या सरकारी नौकरी करना चाह रहे, जो भी आप डिसाइड करोगे 12वीं के बाद, उनमें सब में कहीं चले जाना, वो कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, तैयारी जब आप करोगे किसी भी एग्जाम की। और मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा, एनसीईआरटी के बिल्कुल बुक लेवल पे जाके आपको चीजें बता रहा, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं और आप इस नॉलेज को इस्तेमाल आप क्लास 12 में तो करोगे करोगे, लेकिन आगे फ्यूचर में कभी जब आप अपनी लाइफ के लिए, अपनी नौकरी के लिए कुछ करोगे या फिर अपने फ्यूचर बनाने के लिए कुछ करोगे, तो वहां भी ये चीजें आपको बहुत काम में आएंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कायदे से पढ़ो भाई, जो पढ़ना नहीं तो फिर ऐसे नहीं आधा अधूरा काम नहीं करना है कि भाई टाइम पास के लिए पढ़ना, तो मैं भाई थोड़ा बहुत चलो देख लिया ऊपर ऊपर से, ये नहीं मजा आता। पढ़ाई करनी है तो कायदे से करो। तो हम लोग आज बात करेंगे सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके साथ साथ द्विघातीय समीकरण। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आज हम प्रश्नावली 5.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज तो नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, ये पहला लेक्चर है, तो पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं बेटे। तो अब मेरी बात सुनो, ये सम्मिश्र संख्या वाला शब्द जो है अंग्रेजी में इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहें, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने पहली बार ही सुना होगा, इससे पहले आपने कहीं नहीं सुना होगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको पीछे से जोड़ते हुए चीजें बता रहा हूं, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मतलब ये क्यों। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्यों, इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम, और फिर ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। क्या भाई, जब किसी चीज का कारण पता चलेगा, जब भी उसके बारे में जानने में दिलचस्पी आपकी होगी, उस तभी आपको पता चलेगा कि हाँ यार कोई चीज काम की है या नहीं है। अब मेरे बेटे ध्यान से देखना, इसे क्यों पढ़ते हैं। देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे दूं, एक प्रश्न आपको दूं कि बेटे x² - 9 को हल करो, को क्या करो, हल करो, तो मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट है ना, या जो ठीक ठाक पढ़े हुए स्टूडेंट है, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है नहीं, वो कहेंगे सर 1 मिनट रुक जाओ बस। 1 मिनट भी नहीं कहने के, वो तो कहेंगे 10 सेकंड में निकाल के दे रहा, ऐसे करेंगे वो सवाल। 9 को उधर पहुंचा देंगे, ठीक है ना, और x² आप कहोगे अंडर रूट लगा दूंगा जी मैं, और प्लस माइनस लेकर के 9 और x, और हम लोग क्या करेंगे 9 का वर्गमूल ले लेंगे और 3 × 3 लिख करके, तो आप कहोगे सर जी x का मान +-3 आ गया। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमने पहले भी कर रखा था हम, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। द्विघात समीकरण इस तरीके की अगर आपके सामने आ जाए तो आंसर एकदम से दे के मारते हो आप। अगर इस क्वेश्चन के अलावा मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने रख दूं यहां, और वो क्वेश्चन रख दूं मैं, अब x² + 3 = 0 को हल करो, ठीक है नहीं, को हल करो। अब आपकी हालत थोड़ी खराब हो सकती है, मुझे इसको हल करना ना, तो हम जब इसको हल करेंगे तो बच्चों की अधिकतर की तो बैटरी डाउन हो जाएगी। आप कहोगे सर चलो कोशिश कर लेंगे, वो यहां तक तो ले आएंगे, वो कहेंगे कि इसको 3 को सर उधर लेके जाओ, और x फिर वही ±√(-3). लेकिन जो प्रॉब्लम है ना, जो समस्या है, जो बेटे समस्या है, वो समस्या यहीं से पैदा हो बस। यहां पर एक धनात्मक संख्या 9 थी, तो उसका वर्गमूल निकाल लिया था, 9 का वर्गमूल निकाल लिया, 3 आ गया। लेकिन मेरे भाई, ठीक है ना, कभी आपने अब तक
आप 11वीं में आगे कभी आज तक आपने माइनस वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करा क्या? यानी कि अंडर रूट में माइनस जो दे रखा है, मैंने ये कहा चलो आप कहो सर जी ये तो आपने 3 ले लिया, मैं 9 लेके चल रहा हूँ, चलो 9 ही लेके चल रहा हूँ, यहाँ मैं क्या लेके चल रहा हूँ, 9 लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे, इसका आंसर क्या निकाल लोगे? इसका आंसर ऐसा तो कर मत देना भाई कि x इज इक्वल टू गुरुजी ये लो और ये आ जाएगा माइनस का 3 गुणे 3, 3 आ गया बाहर, ठीक है ना। कुछ लोग ड्रामेबाजी करेंगे, लेकिन ऐसा तो होने का ही नहीं है, क्योंकि हमने समस्या ये है कि हमने अब तक अपनी जिंदगी में, ठीक है, मैंने तो पढ़ा, आपकी बात कर रहा हूं, हमने अब तक जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, कौन सी नेगेटिव क्वांटिटी हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, उनका कभी हमने अंडर रूट यानी कि वर्गमूल नहीं ज्ञात करा ऋणात्मक संख्याओं का। और इस चैप्टर के माध्यम से ना, जो चैप्टर हम सम्मिश्र संख्या पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला चैप्टर, ये हमें इसी के लिए स्वतंत्र करता है, यही हमें सिखाता है कि कैसे हम माइनस वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। एक वो तरीका, एक पैटर्न हमें मिलेगा, जिस पैटर्न से हम जिंदगी भर आगे आगे काम करना, हमें बहुत काम करना है। ये टॉपिक यहाँ से शुरू होता है और बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है। 11th में 12th में आगे जितना भी आप हायर स्टडीज करोगे या हायर एजुकेशन में जाओगे, तो वहां भी आपको इसकी किताबें मिलेंगी देखने को। तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको कनेक्ट किया, मतलब क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें यहां पर आकर के प्रॉब्लम हुई है ना, यहां पर आकर के प्रॉब्लम हुई, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम इस चैप्टर के माध्यम से कि हम अंडर रूट में अगर माइनस वाली संख्या हो तो उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। अगर मैं अभी नहीं दिखा रहा हूं उसका करके, मैं अब मैं बात करूंगा, आराम से बात करूंगा, इसका कैसे निकालते हैं जब हम इसको पढ़ेंगे तब वो समझ में आएगा। अभी हमने प्रॉब्लम बताई कि इस तरीके के क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए और इस तरीके के क्वेश्चंस हमने आज तक नहीं देखे हैं, तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा और क्लास 10 से आपको जोड़ के चलता हूं, क्लास 10 से जोड़ने का प्रयास करता हूं। ध्यान से देखना, बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ के जो आए हो ना, उन्हें बहुत मजा आता है पढ़ने में, और जो ऊपर से हाथ हूथ हिला के आ जावे ना, ठीक है ना, तो उनको दिक्कतें हैं। अच्छा, हमने क्लास 10th में ना एक चीज पढ़ी थी, द्विघात समीकरण। क्या पढ़ी थी? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण एक बहुत ही तगड़ा चैप्टर है क्लास 10th के अंदर, और बहुत बढ़िया पढ़ाया भी होगा आप लोगों को, जिस भी टीचर ने पढ़ाया होगा, क्योंकि ये चैप्टर आसान होता है। द्विघात समीकरण जब हम लिखते थे तो ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0, ये हमारा द्विघात समीकरण होता था, इस रूप का द्विघात समीकरण होता था, जहां पर आपको बताया गया होगा, जहां पर a जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी और फिर द्विघात नहीं बचेगा, ये तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। फिर देख लो ना, अगर a का मान 0, तो इसलिए हम लिखते हैं द्विघात समीकरण का जो रूप है सही में ये पूरा होता है इस तरीके से। जब हम किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं बेसिकली, तो हम इसके मूल जब ज्ञात करते हैं तो हमें मूल ज्ञात करने का सूत्र हमने पढ़ा था, ठीक है नहीं, और वो पढ़ा था कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। ये एक सूत्र था जिसके द्वारा हम लोग किसी भी इक्वेशन को, एनी इक्वेशन, कोई भी द्विघात समीकरण आपको, उसको हम हल कर लेते थे, और यहां से हम एक बार प्लस लेकर के एक बार माइनस लेकर के हम लोग इस समीकरण के मूल आसानी से निकाल लेते थे, ठीक है। द्विघात समीकरण में तो 2 मूल आते थे, एक बार प्लस लेकर के एक बार माइनस लेकर के, तो लेकिन इस बीच में हमने एक कहानी और पढ़ी थी वहां, कि जो बीच वाली क्वांटिटी है b² माइनस 4ac, बेसिकली इसको हम लोग कहते थे d, है ना, इसको कहते थे हम लोग d, और इस d को वहां पे विविक्त कर कहते थे। विविक्त कर आपके पास क्या कहते थे इसको? लिखने की जरूरत है क्या? चलो लिख देते हैं। जो d है हमारा, इसको कहते थे विविक्त कर, ठीक है नहीं, आपके पास में ये कहते थे। अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते थे। क्या कहते थे? डिस्क्रिमिनेंट कहते थे। ये चीजें 10वीं की थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं, समय बेकार में बता रहा हूं मैं, लेकिन ध्यान रहे कि d ये था, और ये d डिसाइड करता था मूलों की प्रकृति को। d किसको डिसाइड करता था? d बताता था हमें, ये जो d है, ये d जो है ये मूलों की प्रकृति, मूल कैसे होंगे, मूलों की प्रकृति बताता था। और वहां पे मूल की जो प्रकृति थी आपके पास में, वो 2 टाइप की होती थी, हम लोगों ने पढ़ी है। या तो मूल वास्तविक, है ना, वास्तविक होते थे मूल, कैसे होते थे? वास्तविक, और या फिर होते थे काल्पनिक, ठीक है ना। और आपने पढ़ा होगा
कि अगर मूल वास्तविक हैं तो उनको ज्ञात भी किया जा सकता था। जैसे अभी मैंने इक्वेशन लिखी थी, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने कि एक्स स्क्वायर माइनस के 9 इज इक्वल टू 0 को जब मैंने सॉल्व किया तो इसके मूल जो है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी कि एक्स की वैल्यू 3 प्लस का 3 और माइनस का 3 मिले, इसके दो मूल मिले, दोनों वास्तविक मिले। लेकिन अगर मैं काल्पनिक की बात करूं तो वो जो अभी दूसरा केस डिस्कस किया था, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 होगा, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस 9। तो इसको सॉल्व करते हुए हमें एक समस्या आई थी, और वो समस्या आई थी कि हम लोग प्लस माइनस ऋणात्मक राशियों का कॉन्जुगेट, ऋणात्मक राशियों का हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, स्क्वायर रूट। तो ये समस्या, और तो इस तरीके के हम मूल को हम लोग काल्पनिक मूल कहते थे। क्या कहते थे? काल्पनिक मूल। और ये डी जो है मूलों की प्रकृति को कैसे डिसाइड करता था, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि अगर डी का मान, ठीक है ना, अगर डी का मान, ये जो डी है, ठीक है ना, आपके पास मैं नीचे लिख देता हूं, अगर डी का मान 0 से बड़ा होता था तो समीकरण के मूल, जो हमारी समीकरण है, समीकरण के मूल, ठीक है, समीकरण के मूल, ठीक है नहीं, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होते थे, है ना, भिन्न भिन्न होते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी वहां। अगर d का मान 0 से बड़ा हो गया, d 0 से बढ़ेगा मतलब क्या है, मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हमें इसको थोड़ा सही लिख लें, b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इस पूरी क्वांटिटी को मैं d लिख दूं यहाँ, तो d बटे 2a। अगर अंडर रूट के अंदर कोई प्लस वाली चीज आ जाए, प्लस वाली चीज का मतलब 0 से बड़ी, भाई 0 से बड़ी का मतलब क्या होता है, कोई चीज 0 से बड़ी है, कोई चीज 0 से बड़ी है, इसका मतलब d क्या है, धनात्मक है, सीधी बात है, क्या है, धनात्मक है। भाई आपको पता संख्या रेखा पे अगर आप देखें 1 2 3 ऐसे -1 -2, 0 से बड़ी का मतलब इधर वाली चीज है, तो 0 से बड़ी इधर मतलब धनात्मक संख्या है, और 0 से छोटी मतलब इधर की तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक कोई संख्या है। अगर 0 से बड़ी है कोई चीज तो उसके मूल वास्तविक हो जाएंगे और भिन्न भिन्न हो जाएंगे, ये केस था। अगर d का मान 0 होता था तो भी मूल, तो भी समीकरण के मूल वास्तविक तो होंगे ही होंगे, वास्तविक तो होंगे ही होंगे आपके पास में, क्योंकि 0 एक वास्तविक संख्या है, तथा समान होंगे। ये चीजें हमने वहां पढ़ी थी, समान होते हैं, ठीक है नहीं, थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूं पीछे से ताकि आपको चीजें याद रहें। फिर एक कंडीशन और बनती थी कि ये वाली कंडीशन हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। दिस इज फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड कंडीशन में जो हम बात करेंगे। अगर d का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव मान आ जाए, d का मान कैसा आ जाए, ऋणात्मक वैल्यू आ जाए, कैसी आ जाए, ऋणात्मक, नेगेटिव वैल्यू, ऋणात्मक मान। अगर ऋणात्मक मान हो तो मूल जो है हमने पढ़ा था, तो समीकरण के मूल, तो ठीक है ना, तो बेटा जो समीकरण के मूल होंगे, समीकरण के मूल हमने वहां पढ़े थे कि काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक, मतलब जिनको सोचा ही जा सकता है, कल्पना वाले, काल्पनिक हो, काल्पनिक तथा भिन्न भिन्न होंगे, काल्पनिक तथा भिन्न भिन्न होंगे। ये भिन्न भिन्न या समान की तो बात आपको मैं पढ़ा चुका हूं क्लास 10th में। मेन कॉन्सेप्ट इज दैट के वास्तविक और काल्पनिक। अब तक हमने ये चीजें तो पढ़ ली क्लास 10 तक, वास्तविक मूल हमने बहुत सारी समीकरणों के निकाल लिए, जहां ये वाली समस्या नहीं आती थी, कभी आज तक आई नहीं होगी क्लास 10th में समस्या के अंडर रूट में माइनस आ गया, ऐसी कोई समस्या नहीं आई होगी। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लास 11 में आए हैं, उम्र भी बढ़ रही है तो नॉलेज भी बढ़नी चाहिए, चैप्टर्स को आगे भी बढ़ाना चाहिए कि अगर डी का मान माइनस में आ जाएगा तो काल्पनिक मूल होंगे और उनको कैसे ज्ञात करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे, हाउ टू फाइंड, हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं इस सम्मिश्र संख्या वाले चैप्टर में, इसलिए द्विघात समीकरण भी अटैच होकर के साथ में आया है, ठीक है। तो मेन थिंग इज दैट आप यहां देखिएगा कि अगर हम लोग d की वैल्यू, ठीक है ना, अगर मैं ऊपर की तरफ बढ़ूं कि x इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a होगा, है ना, और अगर इस वाले केस की बात करें तो हमारा d का मान माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहां पे कोई माइनस वाली चीज आ जाएगी, नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी अपॉन 2a, और फिर प्रॉब्लम वही फंसेगी जो शुरुआत में फंसी थी कि हम लोगों को माइनस वाली क्वांटिटी का, माइनस वाली किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं पता है। तो इस बात से हम परेशान हैं और जिसका इलाज इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है सम्मिश्र संख्या का, यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है बेसिकली। जब किसी ने द्विघात समीकरण पढ़ाई होगी, डिस्कस करा होगा, तो क्लास 10 तक तो यहां तक बात होगी थी, लेकिन इसके आगे की बात हमने क्लास 11th में करनी है। अब मेरे भाई एक मिनट फ्रेम चेक कर लूं कैमरे में, नीचे आ भी रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं ठीक है सब कुछ।
अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो फटाफट इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लें, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने वाली आदत मेरे हिसाब से गलत है यार। आप साथ के साथ मैं हट जाता हूं, आप वीडियो को पॉज कर लें और अपने रजिस्टर में साथ के साथ चीजें नोट करें। स्क्रीनशॉट हमेशा गैलरी में पड़े रहते हैं, उनको कोई देखता नहीं है, तो साथ के साथ नोट करने की आदत करें ताकि आप मेरे से जुड़ पाए और अच्छे से, ठीक है। अब देखो, मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे ऋणात्मक क्वांटिटी का हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस सम्मिश्र संख्या को पढ़ने से पहले वही चीज पढ़ लें। इसको रोक दे रहे हैं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ तुम, अभी तुम्हारे बारे में बात होगी, लेकिन ध्यान से सुनना बेटा। अब ध्यान से, क्या मान के चलो मुझे ना हम लोग अब बात कर रहे हैं ऋणात्मक संख्या का, ऋणात्मक, ठीक है, संख्या का, ठीक है, संख्या का वर्गमूल हम लोगों को देखना है। क्या देखना है? वर्गमूल ज्ञात करना। ये इस चीज को समझ लो, ज्ञात करना, ठीक है। कैसे करते हैं ये वाली चीज समझ लो, इसका इस्तेमाल मैं बहुत करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं। मेरे को -3 का वर्गमूल ज्ञात करना है, -3 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। या फिर ऐसे कह लूं, मेरे को √-3 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो √-3 का मान ज्ञात करना है या √-9 का, किसी का भी ज्ञात करना हो। अभी मैं एक चीज बताऊंगा, उससे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि ये चीज आपके काम की है, वो आपने नोट कर ली होगी। देखो, अगर मैं इस 3 को ऐसे लिख दूं, √3 गुणे, है ना, साथ में, या ऐसे करके लिख दूं आपके पास में -1 गुणे 3, ठीक है ना, -1 गुणे 3। और इसको मैं अलग अलग करके लिख दूं कि √-1 अलग लिख दिया मैंने और ये √3 अलग। कोई कुछ कह सकता है क्या मुझे? बस अब हम लोगों के सामने ये तो हमें प्रॉब्लम नहीं करेगा ना, क्योंकि ये तो वास्तविक है ना। ये तो प्रॉब्लम कर ही नहीं रहा क्योंकि ये वास्तविक है। प्रॉब्लम करने वाली चीज ये है जो कि हमें प्रॉब्लम कर रही है, माइनस वाली चीज। बस एक बात ध्यान रखना है आपको, इसी चीज को √-1 को ही अब इस चैप्टर के हीरो का इंट्रोडक्शन होने वाला, इस √-1 को हम लोग कह देंगे आई। क्या कह देंगे? आई। कुछ लोग ग्रीक भाषा में इसको आयोटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आयोटा। यही लिख देता हूं, आयोटा कहते हैं, आयोटा, ठीक है, ग्रीक भाषा में। लेकिन हम लोग तो इंडिया में हैं, तो हम लोग इसको आई ही कहेंगे, आयोटा नहीं कह के हम लोग इसको आई कहेंगे। याद रखना है कि जो आई की वैल्यू है, ध्यान रखना है बेटा, आई की वैल्यू जो है वो हमेशा √-1 होगी। तो इसका मतलब ये रहा कि मैं इसको क्या कह दूंगा? मैं इसको कह दूंगा मैं आई, है ना, इसको कह दूंगा आई और √3। इसका मतलब ये रहा कि √-3 का जो वर्गमूल है वो उसको हम i√3 लिख सकते हैं। और i√3 यानी कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ऐसे निकाला जाता है, और ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल में आई आता है, यानी कि ये आयोटा आता है, और जिसका मान -1 होता है। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, इसका ही यूज है, बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसका यूज हमें करना ही करना है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, क्योंकि आई की वैल्यू हमारी कितनी है? √-1 है। अगर दोनों साइड्स का मैं स्क्वायर कर दूं तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका स्क्वायर और स्क्वायर से √ हट जाएगा, तो हम ये कहेंगे, मतलब क्या करा मैंने, √-1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब आई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा √-1 गुणे √-1, और आपको पता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तो ये दो बातें अपने दिलो दिमाग पर छाप लो कि आई का मान होता है, आयोटा का मान होता है √-1, जिसकी हेल्प से हम लोग ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं तो आई स्क्वायर का मान -1 होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और दिखाता हूं। मान के चलो आपको √-16 का वर्गमूल ज्ञात करना है ना, -16 का वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी कि एक और एग्जाम्पल, √-16 का मान निकालना है। आप कहोगे सर जी 1 मिनट रुको, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे इसे कि सर मैं ऐसे लिख रहा हूं, -1 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है जी, ओके। आप कहोगे इस 4 को बाहर निकाल दो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, और बचेगा √-1, और इस √-1 को क्या पेल दोगे?
आई, इट मीन्स 4i है ना, 4i जो है अंडर रूट ऑफ -16 मीन्स क्या हो गया, 4i हो गया। तो ये आपके पास में इस तरीके से चीजें समझ में आ रही है, आई समझ लेना, आई को समझ लो भाई, तो आप इस चैप्टर को कर लोगे, आई का ही खेल है, बाकी तो सब ऐसा ही है। तो मेरे भाई आपको अभी चीजें समझ में आई, इस टॉपिक को फटाफट फटाफट आप नोट पॉज करके वीडियो को अपनी कॉपी में नोट करें। स्क्रीनशॉट कोई बच्चा नहीं लेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट मैंने बच्चों के फोन में बहुत देखे पड़े, उन्हें कोई पढ़ता नहीं है, और साथ साथ नोट करोगे तो साथ साथ चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं चलूंगा अपने मेन टॉपिक की तरफ। अब चलूंगा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, सम्मिश्र संख्याएं, व्हाट इज, है ना। अच्छा, इनका दूसरा नाम भी होता है, ठीक है ना, इनको हम लोग काल्पनिक संख्याएं भी कह सकते हैं, काल्पनिक संख्याएं, हाइपोथेटिकल नंबर्स, काल्पनिक संख्या, जो काल्पनिक मूल आ रहे थे ना आपके पास में, है ना, काल्पनिक मूल जो द्विघात समीकरण के भी बन रहे थे, वो सम्मिश्र संख्याएं थी बेसिकली, काल्पनिक कहो या सम्मिश्र संख्या कहो, बात एक ही है ना। और इनको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा, तो इनको इमेजिनरी, इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली और परेशानी वाली बात नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट, अब हम इसको आपने नोट कर लिया होगा, अब हम शुरू करते हैं सम्मिश्र संख्या या फिर काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं इस बारे में बात करनी है। देखो ध्यान से, अब नोट करना, डेफिनेशन अब आपको फटाफट समझ में आएगी, अब आपको सम्मिश्र संख्या तुरंत समझ में आएंगी अगर आपने मेरी जो अभी 10-15 मिनट की बातें हैं वो समझ ली होंगी। ठीक है, अब तो समझ गए ना, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं जो है वो काल्पनिक संख्याएं भी उनको कहा सकता है, और कुछ किताबों में अधिकल्पित संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अधिकल्पित, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है अधिकल्पित, अधि, ठीक है ना, आपके पास में कल्पित, ये सब शब्द बताने पड़ते हैं, ठीक है ना, संख्याएं, तो ये शब्द सारे पता हो तो फिर अगर किसी भी किताब में आपको कुछ अलग भी दिखाई देगा तो आप घबराओगे नहीं फिर। अब ध्यान दो, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, है ना, आपके पास में a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, ये क्या है अभी बताऊंगा, रूप वाली, ठीक है नहीं, रूप वाली सभी संख्याएं, सभी संख्याएं, ठीक है मेरे बेटे, सभी संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं, इनके कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं। आपको अभी कुछ नहीं पता चला होगा, संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या है ये ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी को थोड़ा ध्यान से देख लो, ठीक है ना, ये ए जो है आपके पास में, ठीक है नहीं, आपके पास में ए जो है ये भी वास्तविक संख्या है, ठीक है ना, ए क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, और बी भी एक वास्तविक संख्या है। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको यही नहीं पता हो कि वास्तविक संख्या क्या है, मतलब उसने सब पानी फेर दिया हो, क्लास 9th क्लास 10th की सारी पढ़ाई पे उसने 0 कर दी हो ऐसे भी बच्चे बहुत, जिनको आज तक यही समझ में नहीं आया साला वास्तविक संख्या क्या होती है ना। तो ऐसा बच्चा अगर कोई है, अपने आप अगर ऐसा कोई है तो चुपचाप किसी को बताना मत, जाके पहले पढ़ लो, नहीं तो भाई साहब किसी को बता दिया ना तो घनघोर बेइज्जती होगी कि वास्तविक संख्या नहीं इस बच्चे को बता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो दो संख्याएं हैं, दो नंबर्स लिखे हैं ए और बी, ये दो जो नोटेशन है ये तो वास्तविक संख्याएं हैं, और जहां पर ये आई है, ये आई वही है जो अभी मैंने बताया जिसकी वैल्यू -1 अंडर रूट में होती है। तो इस डेफिनेशन को कंप्लीट किया जाए तो ए प्लस आई ग्रुप वाली सभी संख्याएं सम्मिश्र संख्या कहलाती हैं, जहां ए कोमा बी वास्तविक संख्याएं, ठीक है नहीं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है बेटा, तथा i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 होता है, ठीक है नहीं, होता है। ठीक है, ओके समझ में आई बात। कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि भाई ए प्लस आई बी से तो इतना मजा नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल जो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे उनको देखते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल। तो यहीं भी लिख लो एग्जांपल, यहाँ पे लिख लो, चलो अरे यहीं लिख लो यार, उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण जैसे कि मैं लिखा 3 + i2, ठीक है ना, 3 भी क्या है,
ये किस रूप वाला हो गया, a प्लस आई बी, 3 प्लस आई टू, जहां a का मान तो 3 है, b का मान 2 है, तो ये संख्या एक सम्मिश्र संख्या है। इसको ऐसे नहीं लिखते वैसे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको लिखने का जो तरीका है बेटा, वो इस 2 को ना 2i लिखते हैं हमेशा। क्या लिखते हैं, 2i, आई को बाद में, गुणा में ही तो है, आई को पहले लिखो बाद में लिखो, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 3 प्लस के 2i हो गया, ठीक है। या फिर हमने लिखा माइनस के 11/2 प्लस के आई अंडर रूट 3। भाई देख लो, ये भी एक सम्मिश्र संख्या होगी, क्योंकि इसमें माइनस की 11/2 जो है, दिस इज व्हाट इज दिस, ये हमारे पास a का काम करेगा, एंड ये हमारा क्या है, b है। और कंडीशन ये है कि a और b कैसी होनी चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। और क्लियर कट बात है, माइनस की 11/2 भी एक वास्तविक संख्या होती है, और अंडर रूट 3 भी एक वास्तविक संख्या होती है। कंफ्यूज मत हो जाना, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर एक एग्जाम्पल और हम आपके सामने ले लें, ठीक है, एग्जाम्पल और ले लें। जैसे मान के चलो मैं लिखा 0 प्लस के 2i, ये भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं यार प्लस ही आए, यहाँ माइनस भी आ सकता है। 0 माइनस के 2i, ये भी आपके पास में एक सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि 0 भी तो एक वास्तविक संख्या है ना, और 2 भी वास्तविक संख्या है। मैंने लिखा 3 माइनस के 0i, ठीक है ना, तो ये भी एक वास्तविक संख्या है। भाई इसमें a का मान 3 है, b का मान क्या है, i का भाई। देखो व्हाट इज b, b क्या है, i का भाई है, i का भाई। b क्या है, b क्या है, i का भाई। यहाँ i का भाई 2 है ना, यहाँ i का भाई 0 है, ठीक है। तो ये भी वास्तविक संख्या, ये भी हमारी एक सम्मिश्र संख्या है, कहलाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो अभी तो सिर्फ बताया है, लेकिन इसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना। अब उदाहरण से पहले एक लाइन और इसमें लिखी जाएगी, अभी नोट करने को नहीं बोल रहा हूं, ठीक है नहीं। जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, सम्मिश्र संख्याओं को, ठीक है ना, संख्याओं को, ठीक है, स्मॉल z से दर्शाया जाता है, मतलब किसी भी सम्मिश्र संख्या को, जैसे हमारी सम्मिश्र संख्या a प्लस के i भी एक सम्मिश्र संख्या है, इसको हम लोग z से दर्शाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, z से हम इसको दर्शाएंगे। तो जैसे कि अभी हमने लिखा था कि 3 प्लस के 2i एक सम्मिश्र संख्या है, तो इसको हम z बराबर लिखेंगे कि z बराबर हमारी ये सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या को दिखाने का तरीका यही होता है कि हम z बराबर उस संख्या को दिखाते हैं जिसके अंदर a प्लस आई बी का रूप होता है, और a और b हमारे वास्तविक संख्याएं होती हैं, जहां पर i का मान अंडर रूट ऑफ -1 होता है, और जो डेफिनेशन में मैंने पिल दिया है, ठीक है। तो बेटा अब ध्यान से सुनना मेरी बात। इसके अंदर ऑल्सो एक दो बात और हैं जिनको लेके चलते हैं। ये जो a है, बेसिकली इस a को कहा क्या जाता है, इस a को तो हम जानते हैं एक संख्या है। a क्या है, एक संख्या है, लेकिन इस सम्मिश्र संख्या के लिए a क्या है, ठीक है ना। इस सम्मिश्र संख्या के लिए a वास्तविक भाग है, इसको कहते हैं वास्तविक भाग। z का z मतलब सम्मिश्र संख्या, z मतलब सम्मिश्र संख्या, जहां z लिखूंगा वहां मतलब सम्मिश्र संख्या। z का जो वास्तविक भाग है उसको हम a कहते हैं, वास्तविक भाग। बात समझ रहे हो, वास्तविक भाग का मतलब है कि जो i से फ्री है, जिसके साथ i का कोई संबंध नहीं है। देखो i इसके साथ में नहीं है ना, मतलब i से इसका कोई रिश्तेदारी नहीं है, तो जिसके साथ i की कोई रिश्तेदारी नहीं हो तो वो तो होगा वास्तविक भाग, रियल पार्ट। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, a जो है वो रियल पार्ट ऑफ z है, REZ लिखते हैं, ध्यान देखना। a मतलब रियल पार्ट ऑफ z, रियल मतलब वास्तविक। रियल का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, हम लोग रियल पार्ट ही तो कहते हैं, रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट। वास्तविक भाग मतलब रियल पार्ट। इसी तरीके से जो b है उसको हम z का काल्पनिक भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक भाग कहते हैं। काल्पनिक भाग को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना, नरी, ठीक है ना, पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, यानी कि जो सम्मिश्र संख्या के अंदर, ठीक है ना, जो i का भाई होगा वो ही काल्पनिक भाग होगा,
उसको लिखने का तरीका है, बी जो है हम लोग लिखते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है ना, आई एम जेड। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लियरिटी लाने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कर लो कि 3 माइनस के 2i का हम लोगों को एक तो बताना है रियल पार्ट ऑफ जेड तथा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, बताओ क्या होगा, यानी कि वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग क्या होगा। तो बेटा देखो, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, जो आई से संबंध नहीं रखता है, ये वाला ए 3 हो गया। लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है वो होता है आई का भाई, आई का भाई, आई का भाई बी है, तो यहाँ आई का भाई 2 है, लेकिन 2 कैसा है, माइनस का है। तो आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन के अंदर इन चीज़ों को देख सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। क्या टॉपिक, आगे बढ़ते हैं ठीक है। अब ध्यान देंगे, इतना करने के बाद में ये सब नोट करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे तो जगह खाली है। अब अगर देखो ये है दो समिश्र संख्याओं की समानता, समिश्र संख्याओं की समानता से संबंध में भी एक टॉपिक लिखा, समानता, बराबर होना, समानता। उसमें क्या है कि सपोज कर लो एक समिश्र संख्या z1 है जिसका मान a1 प्लस के आई बी है, और एक दूसरी समिश्र संख्या लिख ली मैंने c प्लस के आई टी हो सकती है। इन दोनों केसेस में यहाँ पर हम लिख सकते हैं a और b जो है वो कोई रियल नंबर्स हैं, है ना, ऐसे तो लिखते हैं रियल नंबर है, और यहाँ पे भी c और d क्या है, कोई आपके रियल नंबर्स हैं। मेरे भाई समझ में आ रही बात। तो अगर मैं ये कहता हूं कि z1 इज इक्वल टू z2 है, तो क्या कंडीशन बनेगी, दो संख्याएं, दो समिश्र संख्याएं बराबर कब होती हैं, उस बारे में अगर हम लोग बात करें, उस बारे में अगर हम लोग बात करें कि z1 और z2 अगर बराबर होंगे, यानी कि a प्लस के आई बी अगर बराबर होगा c प्लस के आई डी के, तो डेफिनेट सी बात है, इसका मतलब ये होगा, दिस इंप्लाइज कि a हमेशा c के बराबर होगा, और कोमा आपके पास में b जो है वो d के बराबर होगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि z1 का रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z1 व्हाट इज a है, वो हमेशा बराबर होगा, वो हमेशा किसके बराबर होगा, c व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z2, रियल पार्ट ऑफ z2, ठीक है। ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बराबर होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो ये ध्यान रखना कि अगर दो संख्याएं आपको ऐसे मिल जाएं जिनके, ठीक है ना, जिनके रियल पार्ट वास्तविक भाग के बराबर हैं और काल्पनिक भाग के बराबर हैं, तो ऐसी दो समिश्र संख्याएं हमेशा बराबर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं, सपोज कर लो मेरे पास में 3i-2 है और तथा दूसरी है -2 प्लस 3i, ये दो समिश्र संख्याएं हैं जिसको हम z1 कह रहे हैं, इसको हम क्या कह दे रहे हैं, सपोज कर लो इसको z1 कह दे रहे हैं और इसको मैं z2 कह दे रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं रियल पार्ट ऑफ z1 देखता हूं तो क्या होगा, अब बताओ देख के, ठीक है ना, आपके पास में ये माइनस में है, ध्यान देना। रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z1 वो होता है जिसका i से संबंध नहीं होता, यानी कि a, और इस केस में आप a इसको नहीं मान सकते क्योंकि ये i का भाई है, ये b का काम करेगा, ये आएगा -2। और अगर ध्यान दो रियल पार्ट ऑफ z2 कितना है, रियल पार्ट ऑफ z2 देखो इसमें भी -2 है, तो इसका मतलब दोनों चीजें बराबर हो गई ना, रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z2। अब देख लो इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या होगा, वो होगा 3, देख लो i का भाई तो इमेजिनरी पार्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 भी हमारे पास कितना है, 3। तो देख लो दोनों चीजें बराबर हैं, इसका मतलब ये z1, हम ये कह सकते हैं कि z1 इज इक्वल टू z2 है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों ही समिश्र संख्याएं आपकी बराबर हैं। जितनी भी बातें मैंने बेटे आपको बताई ना, इस संबंध में एग्जाम्पल भी है, इसको पहले वीडियो को तो कर लो पॉज, ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी किताब में एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने, एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 1, तो पहले इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं काम करता हूँ। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से तो आपने नोट कर लिया होगा पॉज करके, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो इंट्रोडक्शन जब भी होता है, किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो समय तो लगता है यार चीज़ों को बताने का, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं बीच बीच में मन में आती है कि वो वहाँ छूट गई है, ऐसा होगा, कोई चीज़ें पॉइंट्स बीच बीच में याद आएंगे मुझे, वो बताता चलूँगा आपको, तो ऐसा होगा इस चैप्टर में क्योंकि नया चैप्टर है।
तो उदाहरण दिया है इन्होंने, एग्जाम्पल दिया है आपके पास में एक, और उदाहरण नंबर 1 आपकी एनसीईआरटी से ही उठा लेते हैं। और वो कह रहा है कि यदि, उसने कहा है कि यदि मेरे पास में कि 4x प्लस, ठीक है ना, i और 3x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल हो 3 प्लस आई, है ना, और माइनस के 6 के, ठीक है, तो उसने कहा है तो x तथा y के हमें मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, ऐसा कुछ कहा है। x और y वास्तविक संख्याएं हैं, तब x और y ज्ञात करो, है ना। x और y क्या है, x और y वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं वास्तविक संख्याएं लिखो या न लिखो, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिख रहे हैं सम संख्या, तो ये वास्तविक होंगी ही होंगी, ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो x, y ज्ञात करो, x, y ज्ञात करो, ठीक है मेरे भाई। तो x, y ज्ञात करेंगे तो क्या होगा देखो, मैंने कहा था अभी अभी आपके सामने ये एग्जांपल किया था कि अगर मेरे पास में ये z1 सपोज कर लो कि एक z1 मेरे पास में एक है 4x प्लस के i इंटू 3x माइनस वाई, और दूसरा जो नंबर दिया है, ठीक है ना, इधर वाला जो बराबर है वो z2 है, तो i और माइनस के 6, है ना, इसको हम कहते हैं z2, ठीक है, ये तो कहेंगे हम इसको क्या कह देंगे हम लोग, z2 कह देंगे। तो ये दोनों नंबर बराबर है। बेसिकली उसने कहा क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग z1 इज इक्वल टू z2 है, तो अगर z1 इज इक्वल टू z2 है, तो हमने अभी अभी बात करी इस एग्जांपल के अंदर, इसका मतलब ये है कि इस संख्या का रियल पार्ट, वास्तविक भाग इस संख्या के वास्तविक भाग के बराबर होगा। इस संख्या का z1 का काल्पनिक भाग दूसरी संख्या के काल्पनिक भाग के बराबर होगा, अगर दोनों बराबर है। तो चलो इतना बड़ा ड्रामा करना क्यों, डायरेक्ट उठाओ, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो। हमारे पास जो क्वेश्चन है, हल कर रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है, वह 4x प्लस के i एंड 3x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 3 प्लस आई और माइनस के 6, ठीक है मेरे भाई ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं तुलना करूंगा, इधर का रियल पार्ट क्या है, 4x है, वो बराबर होना चाहिए, इधर का रियल पार्ट है 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4, एक आंसर निकल आया। अब ध्यान दो, इधर का इमेजनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक भाग i का भाई, इधर i का भाई 4x माइनस वाई है, और इधर i का भाई माइनस का 6 है। चेक कर लो, इधर i का भाई ये है, इधर i का भाई ये है। मतलब ऐसी लैंग्वेज है कहने का, मैथ्स की लैंग्वेज नहीं है, ये अपनी लैंग्वेज है भाई। कभी तुम i का भाई किसी को ऐसे बताना शुरू कर दो, i का भाई नहीं होता, वो i का गुणांक है, ठीक है, तो वो तो थोड़ा राइम्स बन रहे हैं इसलिए बात कर रहा है। तो अब हमने x की वैल्यू 3/4 रखी है, तो यहाँ 3/4 इसमें भर देंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, y की निकल जाएगी हमारे पास में। तो 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 9/4, एंड y इज इक्वल टू 9 चौक 24 प्लस 9/4, या माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 17 ही आएगा ना, 24 में से 9 जाके, ठीक है ना, तो 15 आएगा ना, ठीक है, 15 माइनस के 15/4, माइनस माइनस कटा, तो हमारे पास जो y मिलेगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 15/4, तो दो वैल्यू आपकी आ गई है, ठीक है। 15/4 या 33/4 आया है इसमें, रुको गलती कर दी कहीं, और इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करी गणित का मास्टर होने पे शर्म आनी चाहिए। जब इस प्लस की चिन्ह को उधर लेके जाएंगे तो आएगा माइनस, तो 6×24 यहाँ पे आ जाएगा, 6×24 ये माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 24 और 9 हो गए 33, यहाँ पे आ जाएगा 33, और फिर माइनस से माइनस कटेगा, तो यहाँ 33/4 आ जाएगा, जो कि सही आंसर है। दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो बेटे इतनी बात हमने बताई है, इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझें, पढ़ें। कुछ करने लायक चीज़ें नहीं हैं, लेकिन नोट करने लायक बहुत चीज़ें इस इंट्रोडक्शन के अंदर हैं। एक ही इंट्रोडक्शन के अंदर संभव नहीं था कि मैं सब चीज़ें करूं। अभी मैं अगले इंट्रोडक्शन के अंदर आपको इस चैप्टर का अगला हिस्सा डिस्कस करूंगा। चलिए, धन्यवाद।